हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज हम बात करेंगे पादप प्रजनन की, इंग्लिश में प्लांट ब्रीडिंग की बात करेंगे। तो ये अपना सेकंड लेक्चर है, जो 9th चैप्टर है, स्ट्रेटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का। ठीक है, तो उसका 9th चैप्टर है, उसका ये सेकंड पार्ट है। पहला अपन ने पशुपालन पढ़ लिया, पहला पार्ट, ये दूसरा पादप प्रजनन की बात करेंगे आज। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। अपन चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे पादप प्रजनन। मेरा नाम प्रदीप है और आप आरएनएम एकेडमी देख रहे हैं। तो पादप प्रजनन होता क्या है, पहले वो देख लेते हैं। एक बार मैं कलर चेंज कर लूं, उसके बाद अपन पादप प्रजनन की बातें करेंगे। ठीक है जी, पादप प्रजनन। ठीक है, पादप प्रजनन क्या है? पादप प्रजातियों का एक उद्देश्यपूर्ण परिचालन ताकि वांछित पादप किस्में तैयार हो सके। सीधी सी भाषा में बात बताऊं आपको कि जितनी भी जो प्लांट जो वैरायटी है ना, जो प्लांट जो वैरायटी है, जो प्लांट्स हैं, उनका क्या करेंगे अपन अपने अपने इच्छा के लिए, ठीक है, अपने उद्देश्य के लिए, अपने पर्पज के लिए, ठीक है, अपने काम के लिए क्या करेंगे, उनको मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, मैनिपुलेट कैसे करेंगे उनको, मतलब उनके अंदर अलग अलग चेंजेस लेके आएंगे। ठीक है, उनके अंदर अलग अलग बदलाव लेके आएंगे। अब मान लो कोई एक फसल है, मान लो गेहूं है, ठीक है, उसकी एक वैरायटी है जिसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, और दूसरी जो वैरायटी है गेहूं की, दो वैरायटी है गेहूं की, एक के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है और दूसरी जो वैरायटी है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर प्रोडक्शन अच्छा है। ठीक है, उसके अंदर उत्पादन अच्छा है। तो अपन क्या करेंगे, अपन को क्या चाहिए, अपन को एक ऐसी वैरायटी चाहिए जिसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी आ जाए और उसके अंदर क्या आ जाए, उसके अंदर प्रोडक्शन भी अच्छा जाए, उत्पादन की जो क्षमता है वो भी अच्छी आ जाए। उससे क्या प्रॉफिट होगा? उससे प्रॉफिट ये हो जाएगा अपन को कि उत्पादन अच्छा मिल जाएगा अपन को उस वैरायटी के अंदर। जो नई वैरायटी अपन बनाएंगे, दोनों के मिलन से जो नई वैरायटी बनाएंगे उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आ गई एक से, और दूसरी से आ गई क्या, उत्पादन की क्षमता। तो अब वो जो नई वैरायटी अपनी बनी है ना, उसके अंदर दोनों चीजें आ गई, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता से क्या फायदा होगा, उसको रोग नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे वायरस से बच जाएगी, बैक्टीरिया से बच जाएगा। ठीक है, वो जो फसल है वो किससे बच जाएगी, इन रोगों से बच जाएगी। तो रोगों से बच जाएगी तो हेल्दी रहेगी तो उसके अंदर वो प्रोडक्शन की जो उत्पादन की जो क्षमता वो भी अच्छी है उसकी, तो वो भी अच्छी होगी। ठीक है, तो दोनों चीजें मिल गई, तो अपन को एक नई वैरायटी मिल गई। ठीक है, तो यही क्या है, प्लांट ब्रीडिंग है। यही इसी को क्या बोलते हैं, प्लांट ब्रीडिंग बोलते हैं। ठीक है जी, पादप किस्में तैयार करने की ये जो है विधि है पादप प्रजनन। ठीक है, चलो जी, इसमें क्या है, अच्छा उत्पादन प्लस रोग प्रतिरोधी। ठीक है, अच्छा उत्पादन और प्लस रोग प्रतिरोधी जिसमें होगी ना, वो क्या है अपना, वही अपना मतलब मेन उद्देश्य यही रहेगा कि जिसके अपन एक कोई फसल है उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आ जाए और साथ में उसके अंदर अच्छी अच्छी प्रोडक्शन भी आ जाए, उसकी अच्छी उत्पादकता भी आ जाए। तो ये अपना मेन उद्देश्य रहेगा। अब आपने एक जो इंट्रोडक्शन है प्लांट ब्रीडिंग का, उसके अंदर लिख रखा है हरित क्रांति के बारे में। क्या है हरित क्रांति, क्या है इंग्लिश में ग्रीन रिवोल्यूशन। जब स्टार्टिंग हुई थी, जब देश आजाद हुआ था, उस टाइम पे जनसंख्या बढ़ रही थी और मतलब जो खेतीबाड़ी है वो इतनी नहीं थी। ठीक है, तो इतनी मतलब ऐसे कि पुराने तरीकों से वो मतलब खेतीबाड़ी कर रहे थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो खेती है वो पुराने मतलब अपने हिसाब से कर रहे थे, तो इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। तो क्या हुआ कि भैया जनसंख्या बढ़ रही है, तब उसको खिलाने के लिए भी तो चाहिए ना, खाना भी तो चाहिए। तो क्या किया गया, एक प्रोग्राम चला पूरे देश के अंदर कि कैसे फसल को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो उसमें प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स जो है ना, उनको यूज किया गया और नई नई वेराइटीज बनी, और जो नई वेराइटी बनी उनसे क्या हुआ, उत्पादन बढ़ गया। ठीक है, उत्पादन जो है वो जितने एरिया के अंदर पहले उगाते थे अनाज को, उतने ही एरिया के अंदर वो जो उत्पादन है उसको बढ़ाया गया। इसी को क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति बोला गया है। तो जो हरित क्रांति है ना, वो पादप प्रजनन तकनीकों पर आश्रित है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि हरित क्रांति के अंदर क्या हुआ था, सारी स्टोरी मैंने आपको बता दी। और ये किस पे डिपेंड है, प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स, हिंदी में पादप प्रजनन तकनीकों पर क्या है, आश्रित है, उन पर डिपेंड करती है। चलो जी, आगे चलते हैं फिर। अब बात करेंगे पादप प्रजनन की स्टेप्स। ठीक है, जो पादप प्रजनन है उसकी क्या क्या स्टेप है वो देख लेते हैं। ठीक है, कैसे कैसे अपन पादप प्रजनन करेंगे। तो जो सबसे पहली स्टेप है वो क्या है,
परिवर्तनशीलता का संग्रहण। क्या है? परिवर्तनशीलता का संग्रहण। क्या होता है जी इसमें, क्या करेंगे वो मैं आपको भी बताऊंगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं पहले वो मैं आपको बता दूं। तो जो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, क्या करेंगे? कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। तो इस स्टेप के अंदर क्या करेंगे अपन, मान लो अपन को क्या कराना है, गेहूं का अपन को क्या कराना है, पादप प्रजनन कराना है, प्लांट ब्रीडिंग करानी है गेहूं की। तो गेहूं की बहुत सारी वेराइटीज होंगी, ठीक बात है। और गेहूं की जंगली वेराइटी भी होगी, ठीक है, जंगली किस्म का भी गेहूं होगा, ठीक है जी। अब क्या करेंगे अपन, गेहूं की जितनी भी वैरायटी है ना, गेहूं की जितनी भी वैरायटी है, अपन को गेहूं का क्या कराना है, प्रजनन कराना है, प्लांट ब्रीडिंग करानी है गेहूं की। तो अपन क्या करेंगे, गेहूं की जितनी भी वैरायटी, जितनी भी किस्में हैं, उन सबको इकट्ठा कर लेंगे। उन सबको क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है जी। उनके अंदर जंगली किस्में भी आ जाती हैं, जितने भी इसके मतलब जितने भी रिश्तेदार है ना गेहूं के, उन सबको इकट्ठा कर लिया। अब क्या करेंगे भैया, अब यह करेंगे, ये अपनी पहली स्टेप है, ठीक है, यही पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप की मैं बात पूरी बताऊंगा आपको, स्टोरी बताऊंगा पूरी। पहली स्टेप के अंदर क्या किया अपन ने, गेहूं, अपन को सोच लिया भैया आपके गेहूं का करवाना अपन को प्लांट ब्रीडिंग, तो गेहूं की सारी किस्में को इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद में क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे अपन को जो चाहिए, अपन को क्या चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए अपन को चाहिए उसकी उत्पादकता अच्छी चाहिए। ये अपन अभी मतलब और भी मोटिवेट हो सकते हैं, और भी एम हो सकते हैं, लेकिन अभी दो ही उद्देश्य लेके चलेंगे कि भैया रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी आ जाए, और क्या आ जाए उसमें आ जाए उत्पादकता अच्छी आ जाए, अपनी जो पास जो वैरायटी बने। तो अपन क्या करेंगे, इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, इतनी सारी वैरायटी इकट्ठी हो गई। अब उनमें से क्या करेंगे अपन, उनमें से देखेंगे कि भैया कौन सी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है और कौन सी के अंदर क्या है, आपकी उत्पादकता अच्छी है। अब इतनी भीड़ के अंदर जिनके अंदर ये दो क्वालिटीज हैं, उनको अपन बाहर निकाल लेंगे, ठीक है जी। जिनके अंदर ये दो क्वालिटीज है उनको अपन बाहर निकाल लेंगे। अब उनको बाहर निकालने के बाद में क्या करेंगे अपन, उन दोनों के बीच में क्या कराएंगे, मिलन कराएंगे, ठीक है। उन दोनों के बीच में क्रॉस करा देंगे। जब क्रॉस कराएंगे तो क्या अपन को क्या मिलेगा, जो उनके हाइब्रिड मिलेंगे, जो संकरित मिलेंगे, ठीक है, जो हाइब्रिड मिलेंगे उनके अंदर वो दोनों क्वालिटीज आ जाएंगी, ठीक है। अब अपन इसको चलते स्टेप वाइज, ये मैंने पूरी कहानी बता दी आपको, पूरी कहानी बता दी है। अब इसको समझ लेते हैं। पहली परिवर्तनशीलता का संग्रहण, इसके अंदर क्या करेंगे, गेहूं की करवानी है तो गेहूं की भैया सारे रिश्तेदारों को बुला लो, सारी वेराइटीज को बुला लो, ठीक है, कर लिया इकट्ठा। उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें लिख रखा है देखो, विभिन्न जंगली किस्मों, प्रजातियों तथा क्रस्टेशिय प्रजातियों कृष्ट प्रजातियों के संबंधियों का संग्रहण एवं परीक्षण, ठीक है। इसके अंदर यही लिख रखा है कि सबको अपन ने इकट्ठा कर लिया, जितनी प्रजाति हैं और जितनी भी जंगली किस्में हैं सबको अपन ने इकट्ठा कर लिया। उसके बाद में उनका क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। परीक्षण किस लिए करेंगे कि भैया ये दोनों क्वालिटीज किसके अंदर है, उनका क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, टेस्ट लेंगे उनका कि ये दोनों जिसमें क्वालिटी होंगी वो पास होगा, ठीक है। और जिनके अंदर ये दोनों क्वालिटी, कौन सी दोनों क्वालिटीज, रोग प्रतिरोधक क्षमता और आपकी अच्छी गुणवत्ता, मतलब अच्छी प्रोडक्शन, उत्पादकता चीज में अच्छी है, ये दोनों क्वालिटी जिनके अंदर अच्छी होंगी उनको अपन आगे बढ़ा देंगे, उनको पास करेंगे, ठीक है। बाकी सबको फेल, वापस भेज दिया उनको घर पे। चलो जी, किसी फसल में पाए जाने वाले सभी जीनों के विविध अलील का समस्त संग्रहण को जन द्रव्य जर्मप्लाज्म संग्रहण कहते हैं। अब अपन ने गेहूं की जितनी भी वैरायटी सबको इकट्ठा किया है ना, इसी को क्या बोलते हैं, जर्मप्लाज्म बोलते हैं। सभी वैरायटीज को इकट्ठा कर लिया, सारे अलील आ गए अपने पास, सारे जीन्स आ गए अपने पास, तो इसी को क्या बोला गया है, जर्मप्लाज्म। हिंदी में बात करें तो द्रव्य संग्रहण, क्या बोलते हैं, जनन द्रव्य संग्रहण। चलो जी आगे चलते हैं फिर। अब पहली स्टेप मैंने आपको बता दी कि सारे रिश्तेदारों को अपन ने इकट्ठा कर लिया और उनके अंदर क्या किया अपन ने, टेस्ट किया। क्या टेस्ट किया अपन ने कि भैया ये दो जो है ना अपने पास, दो जो एलिजिबिलिटी के जो क्राइटेरिया है, कौन कौन से, पहला अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता और दूसरा अपना क्या है, सिंपल सा उत्पादकता अच्छी होनी चाहिए। भैया ये तो नॉर्मल बात है ना, अपन को फसल के अंदर ये दोनों चीजें चाहिएंगी। तो ये जिनके अंदर ये जो क्वालिटीज है वो आगे आ जाओ और बाकी सारे अपने घर जाओ। तो ये दो जो क्वालिटीज वाले हैं उनको अपन ने सेकंड स्टेप के अंदर बाहर ले लिया, ठीक है। इन दोनों के अंदर क्या है, ये अपनी फुलफिल कर रहे हैं। मान लो इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है और इसके अंदर क्या है, इसकी उत्पादकता अच्छी है, दोनों को अपन ने ले लिया। तो जो ये सेकंड स्टेप क्या है, जनकों का मूल्यांकन तथा चयन, ठीक है। सेकंड स्टेप के अंदर क्या करेंगे अपन, जो इकट्ठे किए थे उनका क्या किया, मैंने मूल्यांकन किया और उसके बाद में उनका चयन कर लिया कि भैया ये आ जाओ, ठीक है। उनको सिलेक्ट कर लिया, चयन कर लिया, ठीक है। तो उनको सिलेक्ट करके अपन दो ये सिलेक्ट किए हैं अपन ने, ये दो जो है पौधे ये सिलेक्ट किए हैं। इनके अंदर क्या है, इसके अंदर, इस वाले के अंदर क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है इसकी, और इसके अंदर क्या है, इसकी उत्पादकता अच्छी है, प्रोडक्शन जो है प्रोडक्टिविटी अच्छी है इसकी। चलो जी, ये अपनी दो स्टेप हो गई। अब तीसरी स्टेप के अंदर क्या करेंगे, जो चयनित जनकों के बीच संकरण, ठीक है, जो चयन किए अपन ने, जो दो अपन ने चयन किए हैं, ठीक है, उनके बीच क्या कराएंगे अपन, संकरण कराएंगे।
ठीक है जी। दोनों के बीच क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। दोनों के बीच जब क्रॉस कराएंगे ना तब अपन को क्या मिलेगा, जाहिर सी बात है प्रोजेनी मिलेगी। तो जो प्रोजेनी मिलेगी ना वो बहुत सारी मिलेगी, ठीक है, बहुत सारी मिलेगी। तो इन जो प्रोजेनी मिलेगी, हाइब्रिड बोलेंगे इसको, ठीक है, तो ये जो संकर बोलेंगे, ठीक है, हिंदी में संकर, ठीक है। तो ये जो प्रोजेनी मिलेगी ना अपनी, ये बहुत सारी होगी, ठीक है। तो इनमें से ऐसी बात तो है नहीं कि सबके अंदर अपने को जो गुण चाहिए ना, कि भैया एक ही पेड़ के अंदर क्या आ जाए, एक ही पौधे के अंदर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आ जाए और उसके अंदर उत्पादकता भी अच्छी हो जाए, ठीक है। ये चीजें पंच को चाहिए एक ही के अंदर चाहिए। तो ये ऐसी बात तो है नहीं कि सबके अंदर से आई जाएगी, सबके अंदर नहीं आएगी। अपन जब हजारों जब क्रॉस कराएंगे ना, हजारों जब क्रॉस कराएंगे तब किसी एक में आएगी, ठीक है। जब हजारों क्रॉस कराएंगे तब किसी एक में आएगी। तो अब क्या करेंगे, यहां पर ये एक नहीं है, यहां पर बहुत सारे बनेंगे, यहां पर बहुत सारे पेड़ बनेंगे, मतलब पेड़ नहीं पौधे बनेंगे, ठीक है। यहां पर बहुत सारे प्लांट्स बनेंगे, ठीक है। अब उनमें से अपन क्या करेंगे, चूज करेंगे, उनमें से क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। किसको सिलेक्ट करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे भैया जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी जिसमें अच्छी होगी और जिसमें गुणवत्ता भी अच्छी होगी, जिसकी मतलब उत्पादकता अच्छी होगी, ठीक है। ये दोनों अपन को, ये दोनों क्वालिटी चाहिए, ये अपनी क्वालिटी चाहिए, इनके लिए तो कर रहे हैं अपन। तो ये दोनों जिसके अंदर आएंगे उसको अपन क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। यहां पर बहुत सारे बने हैं, उनमें से अपन एक को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर होगी, ठीक है जी। फिर आगे चलो, चौथी स्टेप के अंदर क्या करेंगे अपन, श्रेष्ठ पुण्योर्गज, ठीक है, जो श्रेष्ठ पुण्योर्गज है का चयन करेंगे तथा उसका परीक्षण करेंगे, ठीक है। इनमें से जो श्रेष्ठ होगा उसका चयन करेंगे और उसके बाद में उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है जी। संकरों की संतति के बीज से पादप का चयन किया जाता है, ठीक है, जिनमें वांछित लक्षण संयोजित है। तो जिनके अंदर अपने को जो डिजायरेबल कैरेक्टर है, जो अपनी इच्छा के जो अनुसार जिनके अंदर कैरेक्टर है, ठीक है, उसको क्या करेंगे अपन, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। सिलेक्ट करने के बाद में उसके अंदर क्या कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। सेल्फ पॉलिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वपरागण। क्या कराएंगे, स्वपरागण कराएंगे। स्वपरागण से क्या होगा, उसके अंदर भैया होमोजाइगोसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी उसके अंदर, होमोजाइगोसिटी। हिंदी में बात करें उसके अंदर समयुग्मजता आ जाएगी। क्या आ जाएगी, समयुग्मजता। इससे क्या होगा, तो भैया समयुग्मजता क्या होती है, इससे क्या होगा, जो संतति है ना, जो संतति है, ठीक है, उसमें क्या होगा, लक्षण जो है ना, उसके जो लक्षण है वो विषयोजित नहीं होंगे। क्या होंगे, विषयोजित नहीं होंगे, ठीक है। अब आपको मैं सीधी जो नॉर्मल भाषा उसके अंदर समझा दूं। अपन ने क्या किया, स्टार्टिंग के अंदर सब रिश्तेदारों को बुला लिया, मतलब जितने भी उसके वेराइटीज हैं, जितनी भी वेराइटीज हैं उन सबको बुला लिया। अब उनमें से देखेंगे इसके अंदर भैया सबके अंदर जो अपन को जो दो क्वालिटी चाहिए वो किसके अंदर है, जिनके अंदर होंगी उनको रख लिया, बाकी सबको बेच दिया, ठीक है। अब जिनके अंदर रखा है ना उनके बीच में क्या कराएंगे अपन, क्रॉस कराएंगे, ठीक है। जब क्रॉस कराएंगे तो बहुत सारी प्रोजेनी बनेगी, ठीक है, बहुत सारी प्रोजेनी बनेगी, ठीक है जी, बहुत सारी प्रोजेनी बनेगी। तो उनमें से ऐसा नहीं है कि सबके अंदर जो अपने को कैरेक्टर चाहिए वो आ ही जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या मैं आपको एग्जांपल दूं कि सबके अंदर गुण नहीं आते ना, ठीक है। माँ बाप के गुण सब बच्चों के अंदर नहीं आते ना, कुछ एक के अंदर, एक मतलब 3 बच्चे हैं तो उनमें एक क्या आ गया, माँ मान लो ना एग्जाम्पल के लिए। तो वैसे ही यहाँ पर हजारों बनेंगे, ठीक है, और हजारों जब बार जब क्रॉस कराएंगे तब किसी एक में आएंगे वो दोनों गुण, पूरे गुण दोनों किसी एक में आएंगे, ठीक है जी। अब उस एक को अपन क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सबको टेस्ट किया, ऐसे कहते मतलब हजारों की भीड़ है, हजारों की भीड़ में अपन को कैसे पता लगेगा कि भैया कौन से के अंदर अपने को जो गुण चाहिए वही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, सबका क्या लेंगे, टेस्ट लेंगे। अब जो पास हो गया उसको अपन ले लेंगे, मतलब इसके अंदर गुण आ गए, उसको ले लिया, बाकी सब फेल, ठीक है, उनको अपन रख देंगे, अलग कर देंगे साइड में। अब जो पास हुआ है ना, ठीक है, उसके अंदर क्या कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। क्या कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, स्वपरागण कराएंगे। तो उससे क्या होगा, होमोजाइगोसिटी आ जाएगी। बार बार जब सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, बार बार जब स्वपरागण कराएंगे तो क्या आ जाएगी, उसमें होमोजाइगोसिटी आ जाएगी, समयुग्मजता आ जाएगी, ठीक है। उससे क्या होगा, जो वैरायटी जो बन गई ना, बार बार जो स्वपरागण कराने से जो वैरायटी बन गई ना, वो क्या बन गई, स्टेबल बन गई, ठीक है। क्या बन गई, वो स्टेबल बन गई। अब उसके अंदर जो गुण है ना, ठीक है, अब जो गुण है ना वो गायब नहीं हो सकते, अब वो गुण उसके अंदर रहेंगे। अगर हम बार बार उसके अंदर स्वपरागण नहीं कराएंगे ना, तो वो जो दोनों गुण आए हैं ना वो अगली जनरेशन के अंदर जा सकते हैं। सीधी सी भाषा के अंदर ये समझो कि अगर अपन स्वपरागण नहीं कराएंगे तो जो दोनों गुण उस हाइब्रिड के अंदर, जो संकर के अंदर आए थे, वो क्या है, अगली पीढ़ी के अंदर, मतलब ऐसा हो सकता है कि वो एक गुण चला गया उसका, ठीक है, एक गुण है ही नहीं है वो अगली पीढ़ी के अंदर। लेकिन अगर बार बार अपन स्वपरागण करा देंगे तो अब अगली पीढ़ी के अंदर दोनों जो गुण है वो जाएंगे। यहां तक बात क्लियर है, इसलिए अपन क्या कराएंगे, स्वपरागण करा देंगे। चलो जी आगे चलते हैं। फिर पांचवी स्टेप क्या है, नए कंशनों का परीक्षण नियुक्त होना
तथा व्यापारीकरण। सीधी सी बात क्या है कि जो नए जो अपने बन गए ना अपने पास, ठीक है, जो नई जो वैरायटी बनी है ना अपने पास, उनका क्या करेंगे अपन, टेस्ट करेंगे। टेस्ट कैसे करेंगे उसको, जो नई वैरायटी अपने पास, स्टेबल वैरायटी आ गई अपने पास, स्वपरागण कराया, उसके बाद अपने पास क्या आ गई, स्टेबल वैरायटी आ गई। अब स्टेबल वैरायटी आ गई तो उसका क्या करेंगे अपन, पहले रिसर्च फील्ड के अंदर, ठीक है, जो रिसर्च के जो जहां पर रिसर्च हो रही है वहां पर जो खेत होते हैं वहां पर उनको उगाया जाएगा, ठीक है। वहां पर क्या रहेगा, जो रिसर्च फील्ड है ना वहां पर इसको प्रॉपर इसके अंदर खाद दी जाएगी, प्रॉपर इसको पानी दिया जाएगा, सारी कंडीशंस वगैरह है ना वो सब कुछ अच्छी रखी जाएंगी। जैसे जैसे इस फसल को चाहिए होती है सेम टू सेम वैसी की वैसी, एग्जैक्ट वैसी इसको क्या दी जाएगी, वातावरण वैसा का वैसा दिया जाएगा और वैसी की वैसी इसको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। वहां पर ये जब पास हो जाएगी ना, ये जो वैरायटी नई बनी है वहां पर जब पास हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, इसको उठाकर लेके जाएंगे कहां पर, जहां पर किसान उगाता है, डायरेक्ट खेत के अंदर लेके जाएंगे। फिर इसको जब जहां पर किसान का जो खेत है जहां पर उगाता है वहां पर इस फसल को उगाया जाएगा। और जब वहां पर ये पास हो जाती है, वहां पर अच्छी वैरायटी अच्छी तरीके से ये मतलब अच्छी तरीके से उग जाती है, उसके बाद में अच्छा ये मतलब प्रोडक्शन भी अच्छा दे देती है, उत्पादन भी अच्छा हो जाता है। तो तब इसको क्या माना जाता है कि भैया ये जो अपनी जो वैरायटी है ये अपनी पास हो गई है, ये परफेक्ट है। उसके बाद में इसको क्या किया जाता है, मार्केट में उतार दिया जाता है। क्या किया जाता है, मार्केट में उतार दिया जाता है, व्यापारीकरण, ठीक है। चलो जी, अब बात कर लेते हैं कृषि की, ठीक है। जो कृषि है ना अपने भारत के अंदर, जो कृषि है वो रोजगार देती है कितने लोगों को, कितनी जनसंख्या को देती है, 62% लोगों को क्या करती है, रोजगार क्या किससे मिलता है, कृषि से मिलता है, ठीक है। 62%, 62%, 62% लोगों को क्या मिलती है, रोजगार मिलता है, किससे, कृषि से, ठीक है, भारत के अंदर। 33% ऑफ इंडियाज जीडीपी, ठीक है, इंडिया की जो जीडीपी है ना, हिंदी वाली एनसीईआरटी के अंदर डीजीपी लिखा गया है, ठीक है, जीडीपी है ना उसका 33%, भारत की जितनी जीडीपी है उसका 33% कहां से आता है, आपकी कृषि से, एग्रीकल्चर से आता है, ठीक है। 33% इंडिया की जीडीपी का कौन है, कृषि, ठीक है जी। चलो अब बात करेंगे गेहूं की। गेहूं इंग्लिश में व्हीट, ठीक है, व्हीट, गेहूं के बारे में कुछ खास बातें लिख रखी हैं, वो क्या खास बातें हैं उनकी बात कर लेंगे जी। चलो जी, चलो गेहूं 1960 से 2000 के बीच में, 1960 से 2000 के बीच में क्या हुआ, इस साल की बात कर रहा हूं, 1960 से 2000 के बीच में क्या हुआ, गेहूं का उत्पादन बढ़ गया, गेहूं का उत्पादन बढ़ गया, कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, उत्पादन जो है वो 11 मिलियन टन से, 11 मिलियन टन से कितना हो गया, 75 मिलियन टन बढ़ गया। कब की बात कर रहा हूं मैं, ये 1960 से 2000 के बीच में क्या हुआ, जो गेहूं का उत्पादन है वो बढ़ गया, कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन हो गया। ये जो डेटा है ना ये ध्यान में रखना भैया, 11 मिलियन टन से कितना हो गया, वो 75 मिलियन टन हो गया। क्यों हुआ जी, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या होगा, ऐसे कैसे बढ़ गया, बढ़ा इसलिए, कारण क्या है, कारण ये है उसका कि गेहूं की क्या हो गई, अर्धवामन किस्मों का विकसित होना, ठीक है, जो गेहूं की अर्धवामन जो किस्म है उनका विकसित होना, उसके कारण ये क्या हो गया, ये जो प्रोडक्शन है ये बढ़ गया, ठीक है। तो ये नई वैरायटी जो बनी है ना गेहूं की, इंग्लिश हिंदी में कैसी वैरायटी है ये, अर्धवामन, और इंग्लिश में सेमी ड्वार्फ वैरायटी, कैसी, सेमी ड्वार्फ वैरायटी, ठीक है जी, इनकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ा। चलो जी, फिर आगे चलो, एक साइंटिस्ट है नॉर्मन ई बारलोग, कौन है, नॉर्मन ई बारलोग, एक साइंटिस्ट है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है उस पैराग्राफ के अंदर। जब आप वीट और राइस, गेहूं और धान वाली बातें पढ़ोगे तो वहां पर आपको मिलेगा। तो एक साइंटिस्ट है नॉर्मन ई बारलोग, ठीक है, उन्होंने क्या विकास किया, उन्होंने किसका विकास किया, उन्होंने विकास किया गेहूं की अर्धवामन किस्मों का, ठीक है, किसका विकास किया, गेहूं की अर्धवामन किस्मों का विकास किया, किसने, नॉर्मन ई बारलोग एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने गेहूं की जो अर्धवामन किस्म है उनका विकास किया। कहां पर किया जी, ये किया उन्होंने इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट, क्या नाम है सेंटर का, इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट। और ये कहां पर है, इसकी लोकेशन आपको याद रखनी चाहिए, ये कहां पर है, मैक्सिको के अंदर है, ठीक है जी। गेहूं की बात करिए अपन ने, वापस से मैं रिपीट कर देता हूं जल्दी से, गेहूं की बात करी 1960 से 2000 के बीच में क्या हुआ, उसका उत्पादन बढ़ गया गेहूं का, कितना बढ़ा जी, 11 मिलियन से 75 मिलियन टन हो गया, 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन हो गया। क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, क्योंकि भैया यहां पर क्या हुआ, सेमी ड्वार्फ वैरायटीज जो है ना वो बन गई। सेमी ड्वार्फ वैरायटीज का हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धवामन किस्म बन गई, ठीक है, अर्धवामन किस्म जो बनी उनकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गया। अब ये अर्धवामन
जो किस्म है ये बनाई किसने, एक साइंटिस्ट का नाम है नॉर्मन ई बारलोग। नॉर्मन ई बारलोग, इन्होंने क्या किया, इन्होंने गेहूं की जो अर्धवामन जो किस्म है उनको विकास किया, उनका विकास किया, मतलब उनको बनाया। और ये काम कहां पर हुआ, ये काम हुआ एक सेंटर है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट। ये कहां पर है जी, लोकेशन क्या है इसकी, मैक्सिको के अंदर है। ठीक है, कहां पर है, मैक्सिको के अंदर है। चलो जी, अब 1963 के अंदर, ठीक है, भारत की बात कर ली, ये तो अपन ने देश विदेश की बातें कर ली, विदेश की बातें कर ली, भारत की बात करें ना, तो भारत के अंदर जो वेराइटीज है ना 1963 के अंदर, 1963 के अंदर, 1963 की बात कर रहा हूं मैं, ये दो वेराइटीज है, सोनालिका और कल्याण सोना। क्या नाम है, सोनालिका और कल्याण सोना। ये इंडियन वेराइटी है। क्या एक कौन सी है वेराइटी, इंडियन वेराइटी। और आप ये ईयर ध्यान में रखना, 1963 1963 के अंदर कौन सी दो वेराइटी इंट्रोड्यूस हुई इंडिया के अंदर, कौन सी दो वेराइटी लाई गई भारत के अंदर, सोनालिका और कल्याण सोना। अब जी मैं आपको थोड़ी देर बाद में धान की बताऊंगा, राइस की बताऊंगा वेराइटी, तो आपको याद कैसे रहेगी कौन सी किसकी है। इसको याद रखने के लिए सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक क्या है जी, ट्रिक क्या है, गेहूं का रंग कैसा होता है, पीला होता है ना, गेहूं का रंग कैसा होता है, पीला सा होता है ना, और सोने का रंग कैसा होता है, पीला होता है। तो नाम में क्या आ रहा है, इसकी जो भारतीय जो वेराइटी है उनका नाम क्या है, सोनालिका और कल्याण सोना। सोनालिका में भी सोना आ रहा है, कल्याण सोना में भी सोना आ रहा है। तो सोना कैसा होता है, पीला होता है, और गेहूं भी तो पीला होता है। तो वेराइटी क्या है, ये किसकी वेराइटी है, गेहूं की वेराइटी है। कंफ्यूज नहीं होगे। चलो जी, गेहूं की बात कर ली, अब बात करेंगे धान की। ठीक है, धान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइस, और हिंदी में चावल भी बोलते हैं धान को। ठीक है, तो धान की बात कर लेते हैं। तो धान है 1960 से 2000 के बीच में, 1960 से 2000 के बीच की बातें कर रहा हूं मैं। ये 1960 से वही अपने गेहूं के अंदर बात करें, यही वही ये बात कर रहे हैं अपन। तो 1960 से 2000 के बीच में क्या हुआ, इसका भी उत्पादन बढ़ा। कितना बढ़ा जी, 35 मिलियन टन से 89.5 मिलियन टन बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 89.5 मिलियन टन। 35 मिलियन टन से कितना हो गया, 89.5 मिलियन टन बढ़ गया। किसकी वजह से बढ़ा, वही सेम भैया अर्धवामन किस्में बन गई, उनकी वजह से यह बढ़ा है। ठीक है, अब आपके एनसीईआरटी में एक इंस्टीट्यूट का नाम लिख रहेगा, एक संस्था का नाम लिख रहेगा है, क्या नाम है उस संस्था का, IRRI। क्या है, IRRI। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम है, मतलब इसकी फुल फॉर्म है IRRI शॉर्ट में। ठीक है, अब इस इंस्टीट्यूट का नाम क्यों बताया गया आपको, इसलिए बताया गया है क्योंकि यहां पर कुछ काम हुआ था। क्या काम हुआ था, यहां पर एक वेराइटी डेवलप हुई थी चावल की। ठीक है, राइस की जो धान की जो एक वेराइटी, एक किस्म यहां पर डेवलप हुई थी, उसका नाम अभी बताऊंगा मैं आपको। तो जो राइस वेराइटी है उनकी बात करें, जो धान की जो किस्में हैं उनकी बात करें, तो एक है आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, कौन सी है, IR8। क्या नाम है, IR8। ठीक है, एक तो आपकी IR8 है, और एक है ताइचुंग नेटिव 1। क्या है, ताइचुंग नेटिव 1। दो वेराइटीज आपकी एनसीईआरटी में दे रखी हैं चावल आपके धान की। ठीक है, एक तो IR8, ठीक है, और एक ताइचुंग नेटिव 1। ठीक है, अब नाम से पता लग रहा है IR8, IR आ रहा है, तो कहां पर डेवलप हुई होगी, कहां पर विकसित हुई होगी, कहां पर, IRRI पर। कहां पर डेवलप हुई होगी, कहां पर विकास हुआ होगा इसका, IRRI। भैया IRRI क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक संस्था है। ठीक है, एक संस्था है, इसका फुल फॉर्म क्या है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है IRRI, और इसकी फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये भैया स्थित कहां पर है, इसकी लोकेशन आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। कहां पर है ये, फिलीपींस के अंदर है। कहां पर है ये, फिलीपींस के अंदर है। गेहूं वाली कहां पर थी, गेहूं वाली कहां पर थी, वो मैक्सिको के अंदर थी। और आपकी राइस वाली कहां पर है, वो भैया वो फिलीपींस के अंदर है। ठीक है, गेहूं वाली कहां पर है, मैक्सिको के अंदर, और आपके धान वाली कहां पर है, फिलीपींस के अंदर। चलो जी, ताइचुंग नेटिव 1, नाम से पता लग रहा है ताइचुंग। ठीक है, ताई आ रही इसमें, तो ताइवान के अंदर होगा ना डेवलप इसका। ताइचुंग नेटिव 1 कहां पर, ताइवान के अंदर। चलो जी, अब अपन ने ये तो विदेश की बातें कर ली, अपने देश की बातें कर लेते हैं फिर। ठीक है, तो इंडियन वेराइटी कौन सी है, ठीक है, जो धान की जो इंडियन वेराइटी है वो कौन सी है, वो देख लीजिए। इंडियन भारतीय जो किस्में हैं वो कौन सी है, जया और रत्ना, सुषमा नहीं है। ठीक है, जया और रत्ना ही है। ठीक है, जया और रत्ना जो दो वेराइटी हैं वो किसकी है, धान की वेराइटी है, और ये भारतीय किस्में हैं। ठीक है, और वहां पर गेहूं की कौन सी थी, सोनालिका और कल्याण सोना। चलो जी, फिर आगे चलो, गन्ने की बात कर लेते हैं। गेहूं की बात होगी, धान की बात होगी, अब बात कर लेते हैं गन्ने की। ठीक है, गन्ने को इंग्लिश में शुगर केन बोलते हैं जी। ठीक है, क्या बोलते हैं, शुगर केन।
इसकी शुगर केन की गन्ना की दो वैरायटी है, एक का नाम है सेकरम बारबेरी, एक का नाम है सेकरम ऑफिसिनेरम। क्या नाम है? सेकरम बारबेरी है एक का, और एक का नाम क्या है? सेकरम ऑफिसिनेरम है। अब जो आपकी सेकरम बारबेरी है ना, वो कहां उगती है? वो उगती है भैया नॉर्थ इंडिया के अंदर। कहां उगती है? नॉर्थ इंडिया के अंदर, उत्तरी भारत के अंदर उगाई जाती है वो, ठीक है। और जो सेकरम ऑफिसिनेरम है वो कहां ग्रो करती है? वो ग्रो करती है दक्षिण भारत के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर ग्रो करती है। अच्छी बात है, ग्रो करती है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ भाई? दिक्कत यह थी कि आपका जो सेकरम बारबेरी है ना, उसके अंदर दिक्कत यह है कि वो उसके अंदर शुगर कंटेंट कम है, उसके अंदर मिठास नहीं है उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर जो शक्कर की मात्रा है वो बहुत कम है, ठीक है। पतली स्टेम है उसकी, मतलब उसका जो तना है वो बहुत पतला है, उसकी वजह से क्या है, उसकी शुगर की मात्रा जो है ना, उसके अंदर शक्कर की जो मात्रा है वो बहुत कम है, ठीक बात। अब जो साउथ वाली है ना, जो दक्षिण भारत वाली है सेकरम ऑफिसिनेरम, इसके अंदर शुगर की मात्रा जो है ना, जो शक्कर की जो मात्रा है वो अच्छी खासी है, ठीक है। वो अच्छा खासा मीठा होता है और मोटा सा उसका तना होता है, ठीक है। तो अपन क्या करें? अपन को ये चाहिए कि भैया अपन जो साउथ वाला जो है ना सेकरम ऑफिसिनेरम, वो अपन नॉर्थ इंडिया के अंदर उगा लें, तो अच्छी बात हो जाएगी ना। नॉर्थ इंडिया के अंदर ले आएंगे उसको और यहां पर उगा लिया तो फिर अच्छे खासे, मतलब उसके अंदर शुगर कंटेंट आ जाएगा, शक्कर की मात्रा अच्छी खासी हो जाएगी, चीनी अच्छी बनेगी, फिर गुड़ भी अच्छा बनेगा फिर। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो साउथ वाला है ना सेकरम ऑफिसिनेरम है, वो जो गन्ना है वो नॉर्थ इंडिया के अंदर ग्रो नहीं करता, वो सिर्फ साउथ इंडिया के अंदर ही ग्रो करता है। यहाँ पर उसके अंदर, यहाँ का वो टेम्परेचर उसको सूट ही नहीं करता, यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो सूट नहीं करता उसको, तो यहाँ पर तो दिक्कत हो गई है। तो प्रोडक्शन तो अपन को बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे जी? बढ़ाएंगे ऐसे कि अपन एक काम करें कि अपन को क्या गुण मिल जाए कि जो सेकरम बारबेरी है, ये जो नॉर्थ इंडिया वाला है ना, नॉर्थ इंडिया वाला सेकरम बारबेरी, इसका क्या गुण मिल जाए अपन को कि भैया ये क्लाइमेट जो है ना, अपन नॉर्थ इंडिया वाला जो क्लाइमेट है ये तो अपन को शूट करने वाला मिल जाए, ठीक है। ये किसका क्लाइमेट शूट करता है इसको? नॉर्थ इंडिया का। इसके अंदर ये गुण है कि नॉर्थ इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको झेल लेता है, जो वातावरण है उत्तरी भारत का उसको ये झेल लेता है। तो एक गुण तो ये इससे ले लिया अपन ने सेकरम बारबेरी से। एक ले लिया सेकरम ऑफिसिनेरम से, क्या लिया कि भैया तू मेरे को क्या दे दे? अपना शुगर कंटेंट दे दे, तेरा जो शक्कर की मात्रा है तेरी वो दे दे। इसके अंदर क्या है? शक्कर की मात्रा अच्छी है, तो इससे ये ले लिया, दोनों को आपस में मिला दिया, एक नई वेरायटी बना ली। और जो नई वेरायटी बनाई है ना, वो नॉर्थ इंडिया के अंदर ग्रो कर सकती है और उसके अंदर शुगर कंटेंट भी अच्छा हो गया, ठीक है जी। इसके अंदर देखो ये लो क्वालिटी का है, ठीक है, लो क्वालिटी का, इसके अंदर शुगर कंटेंट अच्छा नहीं है। ये हाई क्वालिटी का, इन दोनों को मिला के अपन ने एक नया बना लिया और उसको अपन क्या करेंगे? उसको नॉर्थ इंडिया के अंदर ग्रो करा सकते हैं। चलो जी, अब आपके एनसीईआरटी में एक दे रखा है जवार का दे रखा है, ठीक है। तो ये ज्वार बाजरा इनका भी बना लिया है, इनके भी जो हाइब्रिड्स है वो बन गए हैं और ये भी अच्छी खासी मात्रा के अंदर इनका प्रोडक्शन बढ़ गया है। इतनी बात आपके एनसीईआरटी में लिख रखी है। अब एक टर्म है बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन क्या होती है? बायोफोर्टिफिकेशन देखो जी, फसल की पोषक गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया, ठीक है। क्या होती है आपकी ये जो बायोफोर्टिफिकेशन? क्या होता है? जो फसल है उसकी पोषक गुणवत्ता, ठीक है, कोई भी फसल है उसकी पोषक गुणवत्ता अपन को बढ़ानी है, ठीक है। तो वो उसकी जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? बायोफोर्टिफिकेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इजी। चलो, अब इसके उद्देश्य क्या है? बायोफोर्टिफिकेशन के उद्देश्य क्या 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 है, क्या क्या बढ़ाना है अपन को, वो देख लीजिए। बायोफोर्टिफिकेशन के अंदर बढ़ता क्या क्या है, ये तो आपने बात कर ली कि भैया पोषक तत्व बढ़ाने की क्या है? प्रक्रिया है। लेकिन कौन से पोषक तत्व बढ़ाएंगे, इसके अंदर क्या बढ़ाएंगे वो देख लीजिए। उसके उद्देश्य क्या क्या है? प्रोटीन अंश तथा गुणवत्ता। प्रोटीन अंश तथा गुणवत्ता, इंग्लिश में बात करें तो प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी, ठीक है। प्रोटीन अंश और गुणवत्ता, ठीक है जी। दूसरा क्या है? तेल अंश तथा गुणवत्ता। ये ऐसे के ऐसे याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ऐसे के ऐसे आएंगे और यहां ऐसे के ऐसे अगर याद नहीं रहे ना तो फिर नंबर कटेंगे। तो ऐसे के ऐसे याद रखना, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ऐसे के ऐसे मेंशन्ड है, एक भी वर्ड इधर उधर मत करना। तो क्या क्या बढ़ाना अपन को इसके अंदर? बायोफोर्टिफिकेशन जो प्रोसेस है के अंदर क्या क्या बढ़ाएंगे अपन? एक तो प्रोटीन का अंश और उसकी गुणवत्ता, तेल का अंश और उसकी गुणवत्ता, ठीक है। तीसरे पर क्या है? विटामिन अंश, विटामिन अंश, विटामिन अंश बढ़ाएंगे, ठीक है जी। चौथे पे क्या है? सूक्ष्म पोषक तथा खनिज अंश, ठीक है। ये चार चीज, ये चार उद्देश्य है, ठीक है। ये पूरे होंगे किसके अंदर? बायोफोर्टिफिकेशन के अंदर, ठीक है जी।
चलो, अब के एनसीईआरटी में ये चीजें लिख रखी हैं, तो इनको आपको ऐसे की ऐसे याद रखना है, ठीक है जी। इनको पैराग्राफ के अंदर लिख रखा है, इनको मैं लेके आया हूं ऐसे फॉर्मेट के अंदर, तो आपको इजी तरीके से याद हो जाएंगे, ठीक है। और ये जनरल बातें आपको पता भी होनी चाहिए, क्योंकि विटामिन वगैरह ये बातें कौन सी के अंदर क्या विटामिन होती है, तो कोई भी आपको पूछेगा कि साइंस ले रखी है आपने, तो पूछ लेते हैं, घर वाले भी पूछ लेते हैं कि भैया इसके अंदर कौन सी विटामिन होती है, तो वही बताऊंगा। आयरन फोर्टिफाइड राइस, आयरन फोर्टिफाइड राइस, ठीक है। आयरन फोर्टिफाइड राइस, नाम आयरन आ रहा है और राइस आ रहा है, मतलब वो चावल जिसके अंदर आयरन की मात्रा ज्यादा होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो क्या है, 5 गुना ज्यादा आयरन होता है इसके अंदर। आयरन फोर्टिफाइड राइस जो होता है ना, उसके अंदर 5 गुना ज्यादा आयरन की मात्रा होती है, ठीक है जी। दूसरा है संकर मक्का। संकर मक्का कब डेवलप हुआ, ये 2000 के अंदर विकास हुआ इसका। संकर मक्का कब बनाया गया, 2000 के अंदर, ठीक है जी। इसके अंदर क्या है, 2x, मतलब 2 गुना है, क्या है, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, क्या है, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन क्या है, 2 गुने हैं, 2 गुने हैं किसके अंदर, संकर मक्का के अंदर, ठीक है जी। फिर एक है एटलस 66, क्या है, एटलस 66, एटलस 66, किसकी वेराइटी है ये, गेहूं की वेराइटी है, गेहूं की एक किस्म है, क्या है, एटलस 66, गेहूं की वेराइटी है। इसके अंदर क्या होता है, हाई प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन का जो कंटेंट है वो हाई होता है, प्रोटीन के जो अंश है वो ज्यादा होते हैं, किसके अंदर, एटलस 66, जो कि गेहूं की वेराइटी है, ठीक है जी। विटामिन ए किसके अंदर ज्यादा होता है, विटामिन ए जिनके अंदर ज्यादा होता है वो देख लीजिए। गाजर के अंदर आपको विटामिन ए की मात्रा भरपूर मिलेगी। पालक के अंदर और कद्दू के अंदर, गाजर, पालक और कद्दू के अंदर आपको अच्छी खासी मात्रा मिलने वाली है, किसकी, विटामिन ए की। फिर बात करेंगे विटामिन सी की। विटामिन सी किसके अंदर ज्यादा मिलेगा आपको, करेला, बथुआ, सरसों और टमाटर, ठीक है। करेला, बथुआ, सरसों और टमाटर के अंदर आपको विटामिन सी की मात्रा अच्छी खासी मिलेगी। फिर बात करेंगे आयरन और कैल्शियम की मात्रा कहां मिलेगी। आयरन और कैल्शियम की मात्रा अगर आपको चाहिए तो पालक तथा बथुआ खाना पड़ेगा आपको, पालक तथा बथुआ, ठीक है जी। प्रोटीन की अगर आपको मात्रा चाहिए तो आपको ब्रोड बीन्स, लबलब, फ्रेंच तथा गार्डन पी, ठीक है, गार्डन मटर जो है, इनके अंदर आपको क्या मिलेगी, प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी मिलेगी। तो ये आपकी बातें हो गई। अब बात करेंगे अपन एकल कोशिका प्रोटीन की। एकल कोशिका प्रोटीन, एससीपी, मतलब सिंगल सेल प्रोटीन की बात करेंगे। क्या होती है भैया ये, देखो जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, और अपने पास जो जगह है, जो अपनी खेती है वो भी तो लिमिटेड है, उसे थोड़ा ना कि बढ़ाएंगे, और जनसंख्या बढ़ रही है तो नए नए कंस्ट्रक्शन खूब बन रहे हैं, नई नई बिल्डिंगें बन रही है, तो जो खेती बाड़ी की जो जगह है ना, खेती की जो जगह है वो भी कम हो रही है, तो उसको खाने के लिए पर क्या चाहिए, जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको खिलाने के लिए क्या चाहिए, बहुत सारा अनाज भी चाहिए। तो क्या करें, उसका अल्टरनेटिव तो अपन को सोचना पड़ेगा। तो उसका अल्टरनेटिव क्या है आपका, एससीपी है, क्या है, एचसीपी, एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन, एकल कोशिका प्रोटीन। क्या होती है वो देख लीजिए। इसके अंदर होता क्या है कि अपन जो खाना है, जो अपना जो अनाज है, उसका एक अपन अल्टरनेट निकालने की सोच रहे हैं। क्या है उसके अंदर, एक है आपकी नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल नाम क्या है इसका, स्पाइरुलिना। क्या नाम है, स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना, ठीक है जी। इसको अपन भोजन के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है, भोजन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है क्या, ये नील हरित शैवाल है ये, ठीक है, नील हरित शैवाल है, स्पाइरुलिना बोलते हैं इसको। क्या नाम है इसका, स्पाइरुलिना, और ये है क्या, नील हरित शैवाल। इसको भोजन के रूप में यूज किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, रीजन भैया ये है कि प्रोटीन की मात्रा इसमें ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें अच्छी है, मिनरल अच्छा, फैट अच्छा, विटामिन अच्छा है, इसके अंदर सब कुछ तो अच्छा है। फिर खा लीजिए इसको, खा लीजिए इसको, ठीक है। इसे इसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं, इसलिए इसको खा लीजिए। ये इसका अल्टरनेट हो गया खाने का आपका, ठीक है जी। ग्रो कहां करता है ये भी बता दूं मैं आपको। ये जो आपका शैवाल है स्पाइरुलिना कहां ग्रो करता है, जो बड़े बड़े जो पोटेटो जो प्रोसेसिंग जो प्लांट होते हैं वहां पर, मतलब उसका जो पानी होता है ना, किसका, अभी जो आलू है उसका पानी जो होता है ना, उस पर ये ग्रो करते हैं। और जो सीवेज जो है ना, जो गटर की जो नालियां हैं उन पर ये ग्रो कर जाते हैं, तो वहां पर ये ग्रो करते हैं, उनके अंदर ये जो कंटेंट है ये हाई है, इसलिए इसको खाने के रूप में यूज किया जा सकता है। चलो जी फिर आगे बात करेंगे। इसी के अंदर एक और दे रखा है आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है, तो इसको ध्यान में रखना भैया, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है और वापस भी आ सकता है। नाम है मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस, अच्छा सा नाम है ना, ठीक है, मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस, मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस, मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस, ठीक है। 25 टन तक इसका प्रोटीन उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, 25 टन तक ये प्रोटीन उत्पन्न कर सकता है।
कौन? मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस। मिथाइलोफाइलस और मिथाइलोट्रोपस क्या कर सकता है? 25 टन तक क्या कर सकता है? ये प्रोटीन उत्पन्न कर सकता है। चलो जी, फिर आगे बात करेंगे उत्तक संवर्धन। क्या बात करेंगे? उत्तक संवर्धन की। इंग्लिश में टिश्यू कल्चर। क्या होता है टिश्यू कल्चर? सीधी सी भाषा में बात बताऊं आपको, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, मान लेना प्लांट है ये, ठीक है, ये एक प्लांट है। इस प्लांट को क्या करेंगे अपन? इस प्लांट को क्या करेंगे अपन? एक छोटा सा पार्ट, ठीक है, इस प्लांट का एक छोटा सा भाग अपन अलग कर लेंगे, ठीक है, इस प्लांट का अपन एक छोटा सा भाग अलग कर लेंगे। मान लो मैंने ये कर लिया, इसका अलग कर लिया, कलर थोड़ा चेंज किया जाए, ये भाग इसका मैंने अलग कर लिया, ये वाला भाग मैंने इसका अलग कर लिया। अब इस भाग को क्या करूंगा मैं? लैब के अंदर लेके जाऊंगा। कहां लेके जाऊंगा? लैब के अंदर। ले आए जी, मान लो ये वाला भाग अपन ने लिया है, इसको अपन लैब के अंदर ले आए। लैब के अंदर क्या होगा? वहां पर मतलब रोग वगैरह तो कुछ होगा नहीं, अच्छा सा अपन मीडियम रखेंगे जिसके अंदर रोग वोग कुछ नहीं है, मतलब डिजीज फ्री है वो मीडियम, ठीक है। उसके अंदर इसको ग्रो कराएंगे, ठीक है, उसके अंदर इसको ग्रो कराएंगे और इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? इसको कन्वर्ट कर देंगे एक पूरे प्लांट के अंदर। इससे एक पूरा अपना पादप बना देंगे, एक नया प्लांट बना देंगे, ठीक है। अपन ने एक प्लांट लिया छोटा सा, ठीक है, एक प्लांट लिया, उसका एक भाग अपन ने छोटा सा निकाल लिया, एक भाग उसका काट लिया, उसको लैब में लेके गए और उस छोटे से भाग से अपन ने नया जो पादप है वो बना दिया। ये टिश्यू कल्चर है, ठीक है। अब ये छोटे से भाग जो है ना, ये छोटा सा भाग पूरा इसके अंदर कन्वर्ट हो गया, पूरा एक प्लांट बन गया। तो ये जो इसका गुण है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी। क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी। और ये जो नए बने हैं ना, जो नए प्लांट बने हैं, इसको क्या बोलते हैं? सोमा क्लोन। क्या बोलते हैं? सोमा क्लोन्स, ठीक है जी। तो ये और ये दोनों जो जेनेटिकली जो है क्या आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, वांशिक रूप से क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे, मतलब जो जीन्स इसके अंदर है वही जीन इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो इसको क्या नाम दिया गया है? सोमा क्लोन्स। क्या नाम दिया गया है? सोमा क्लोन्स। अब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया? एक नया बनाया कुछ, वो भी आपको बताएंगे। ये क्या? कायिक संकरण। क्या होता है कायिक संकरण? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, इंग्लिश में सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। एनसीईआरटी में दे रखा है। क्या होता है कायिक संकरण? क्या होता है ये? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है किसके अंदर? टोमेटो, ठीक है, टोमेटो आप सब जानते हो, हिंदी में टमाटर बोलते हैं। पोटेटो हिंदी में आप सबको बताया आलू बोलते हैं, ठीक है। इनका क्या लिया? प्रोटोप्लास्ट लिया। साइंटिस्ट जो है ना, इन्होंने टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट लिया और पोटेटो का प्रोटोप्लास्ट लिया। टोमेटो और पोटेटो दोनों का प्रोटोप्लास्ट लिया, आपस में मिला दिया, ठीक है। और दोनों को मिलाने से बन भी गया था नया जो नई वैरायटी है, वो बन भी गई थी पोमेटो। क्या बन गई थी? पोमेटो बन गई थी, ठीक है। टोमेटो और पोटेटो दोनों को मिलाया और पोमेटो बन गया। लेकिन उसके अंदर क्या हुआ? डिजायर्ड जो कैरेक्टर थे ना, जो अपन को जो कैरेक्टर चाहिए थे, वो नहीं आ पाए उसके अंदर। बन तो गया था ये पोमेटो जो है, वो बन तो गया था, लेकिन उसके अंदर डिजायर्ड कैरेक्टर नहीं आ पाए, जो अपन को कैरेक्टर चाहिए थे वो नहीं आ पाए उसके अंदर। तो यूजलेस था वो, कोई काम का नहीं था। तो फिर चलो उसको फेंक दिया फिर, ठीक है। अब कुछ रोग हैं उनकी बात कर लेंगे। देखो एनसीईआरटी के अंदर टेबल बनी हुई है, वो आप पढ़ना। अगर आपको मतलब ये कि याद ना हो पाए तो अगर आपको ट्रिक चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, इंस्टा पे मैसेज कर देना, मैं आपको ट्रिक के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, उसकी अच्छी सी ट्रिक बता दूंगा अब आपको, ठीक है। तो वो आप पहले पढ़ के देख लेना, अगर आपको जरूरत हो तो मैं बता दूंगा, अगर आपको ऐसे याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो टेबल्स आपको याद रखनी है। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे बता सकते हो, या फिर आप इंस्टा हैंडल पे बता सकते हो, ठीक है। बाकी अभी मैं आपको कुछ डिजीज बता रहा हूं जो आपके पैराग्राफ्स के अंदर छुपी हुई हैं, उनको मैं बाहर निकाल के लेके आया हूं, तो वो आप यहां पढ़ लो। बाकी आपको टेबल पढ़नी है। अगर वहां टेबल आपको याद करने में दिक्कत आती है, आपको ट्रिक चाहिए, तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, ठीक है। अब डिजीज कौन कौन सी है? बैक्टीरिया वाली, बैक्टीरिया से होती है वो डिजीज का नाम क्या है? ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर। क्या नाम है? ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर। इसको आप ऐसे ही याद रखना, क्योंकि वो पूछेगा कि बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है, तो आपको याद रखना ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर। या ऐसे पूछ लिया कि ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर कौन सी डिजीज है? बैक्टीरियल है, वायरल है, मतलब वायरस से होती है, फिर फंगल है, तो उसका आपको याद रखना कि बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है? ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर। फंजाई से कौन सी होती है? ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट गेहूं की डिजीज है। रेड रोट ऑफ शुगर केन, रेड रोट ऑफ शुगर केन ये भी फंगल डिजीज है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो ये भी फंगल है, ठीक है। वायरस की बात करें तो टोबैको मोजेक वायरस, टर्निप मोजेक वायरस। टर्निप क्या होता है? टर्निप क्या होता है? टोबैको तो आप सब जानते हो, ठीक है, टोबैको सब जानते हो ना, हाँ। टर्निप क्या होता है? टर्निप होता है सलजम, ठीक है। सलजम को इंग्लिश में टर्निप बोलते हैं। तो उसका जो वायरस है, ठीक है, वो भी वायरस, जो टर्निप मोजेक जो वायरस है वो वायरस से होती है, ठीक है। तो मोजेक वाली वायरस से होती है। चलो जी, ये अपना क्या कंप्लीट हो गया? पादप प्रजनन कंप्लीट हो गया।
जैसा भी हो फीडबैक दे देना, अच्छा लगा बुरा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। कुछ भी आप इंप्रूवमेंट आप बताओगे वो इंप्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। आप जो भी इंप्रूवमेंट बोलोगे वो कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में इंस्टा हैंडल दे रखा है, वहां पर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कोई भी फीडबैक देना हो, कुछ भी पूछना हो तो वहां पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी हैंडल दे रखा है, तो वहां पर आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारे नोट्स और बहुत सारा मटेरियल मिलने वाला है, जो नीट से रिलेटेड मटेरियल सारा मिलेगा। माइंड मैप्स वगैरह, क्वेश्चन वगैरह सारे कुछ मिलने वाले, ट्रिक्स भी मिलेंगे आपको। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब पर, ठीक है, ताकि आपको सारे वन शॉट वीडियो मिल जाए। और इसके बाद में वन शॉट वीडियो जैसे खत्म होगी उसके बाद में रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, और उसके अंदर इससे भी मैं शॉर्ट में आपको चैप्टर बताने वाला हूं। एनसीईआरटी की लाइन बिल्कुल नहीं छूटेगी, लास्ट तक अपन चलेंगे। जैसा भी आपको लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।